रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है? बताओ किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? 13.1 से पहले बताओ, एक्सरसाइज 13.1। Any doubt from exercise 13.1, guys? Question number 7. आयुष अनम्यूट करो एक बार खुद को। जी सर। बताइए अभी क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या क्या चीजें पता चली? सर क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। उससे पहला लाइन में क्या बोला हुआ है? पहला लाइन क्या बोला हुआ है? क्यों इतना टाइम लग रहा है? सर एक पेंट है जिसका शेप सिलेंडर है। फिर अब आपको इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि सरमाउंटेड का मतलब अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ। जी सर। आप पढ़ाई कर रहे हो घर पे कि मजाक कर रहे हो? ये हमारी सरफेस एरिया की 3rd क्लास है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। यहाँ कल के दिन में भी क्वेश्चंस जो किया है हम लोगों ने, यहाँ पे भी, यहाँ पे माउंटेड वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ माउंटेड वर्ड है, यहाँ सरमाउंटेड वर्ड है। उसके बाद क्या चल रहा है? एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ लिखा हुआ है वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। क्या माउंटेड वर्ड और सरमाउंटेड वर्ड अभी मैं आपको मीनिंग बताते रहूंगा 3rd क्लास में? पढ़ाई कर रहे हो आप इस तरीके से? सर अभी हम 9 चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक हम चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप डाउट पूछ के क्या क्लियर करना चाहते हो? फिर जब आप जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो फिर उसके बेसिस पे आप डाउट पूछ रहे हो, वो क्लियर हो जाएगा? कल की नो क्लास के सर। ये 5 क्वेश्चन जो हैं, इन 5 में से अगर मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन बोलूँ खुद से करने के लिए, मैं 99% श्योर हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। बस 1% चांस होगा, जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पढ़कर एक लाइन नहीं समझ पाए हो। ऐसे तो फिर मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा नेट से डाउनलोड करके, क्योंकि फिर आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन लिख दूंगा, उससे थोड़ी होने वाला है काम। और आपको खुद भी तो अपने एंड से एफर्ट मारना है। जब आप कह रहे हो कि आपने चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हो, तो फिर ये क्या कहते हैं, इसके डाउट्स कैसे पूछ रहे हो? आपने अटेम्प्ट किया सारे क्वेश्चंस? टाइम दिया आपने 2.5-3 घंटा? नहीं सर अभी नहीं दिए, कुछ क्यों क्वेश्चन सॉल्व किए। क्यों क्यों नहीं किए? 9 चैप्टर हमने खत्म कर लिया, उसके पास आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ था। 9 चैप्टर मंडे को खत्म हुआ था, मंडे को भी 2 क्वेश्चन बचे हुए थे कहने के लिए। तो एक्चुअली में 9 चैप्टर सैटरडे को ही 14 क्वेश्चन तक खत्म हो गए थे। अगर आपको समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो आपको इंडिविजुअली टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो फिर हमेशा पीछे चलोगे। 13 चैप्टर अभी मैं खत्म कराऊंगा, मैं 13.3 पे आऊंगा, आप 13.1 पे आओगे, हमेशा 2-3 एक्सरसाइजेस का गैप रहेगा। इस तरीके से क्या पढ़ाई होगी फिर आपकी? डाउट तब होगा ना जब आपने अच्छे से पढ़ा है, या जो मैंने क्लास में पढ़ा है। हाउ विल आई फील यार कि 2 क्लासेस से मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, कल के दिन में मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे आप अभी सरमाउंटेड वर्ड का मतलब नहीं जान रहे हो। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन से ही अगर आपने कल की पूरी क्लास में भी अगर सुना होगा,
तो कम से कम 3 क्वेश्चन में माउंटेड या सरमाउंटेड वर्ड था, वहां से मीनिंग उठा लेना था। रिकॉर्डिंग देखते, रिकॉर्डिंग नहीं था तो नॉर्मल खुद से क्लास तो अटेंड किए ही थे आप, ऐसा तो नहीं था कल क्लास में एब्सेंट थे। उसके बाद आप पहली लाइन का मीनिंग नहीं बता पा रहे हो यार, मजाक कर रहे हो। पढ़ाई कर कर आओ अच्छे से। जब 4-5 घंटे लगाओगे ना इस चैप्टर में, नोट में क्या क्या सॉल्व किया वो दिखाना, फिर आपके डाउट्स बताऊंगा, ऐसे फायदा नहीं होगा। फिर क्लियरली दिख रहा है कल जो मैंने पढ़ाया वो उस मैं क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करा रहा हूं, एक लाइन की मीनिंग नहीं बता पा रहे हो। बाकी लोग बताइए कोई डाउट वगैरह है तो। एंड इट्स अ सिंपल सजेशन टू एवरीवन, यू गाइस आर इन क्लास 10th राइट नाउ, ठीक है। बेसिक चीजें आप सबसे एक्सपेक्टेड होती हैं कि एक जो आपको बोला जाएगा वो आप घर पे कर रहे हो। आपका बोर्ड्स का एग्जाम है, बाकियों के साथ आप खुद को मत देखो। आपके जूनियर्स हो सकते हैं जो क्लास 8-9th में, उनके लिए इतना कोई इशू है ही नहीं, वो सारे के सारे एग्जाम सिर्फ देने भी पहुंच जाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आप कुछ बच्चे हैं जो सिंसियर है और वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे, और फिर अगला जो आपका एडमिशन होगा स्कूल्स या कॉलेजेस में वो परसेंटेज के बेसिस पे होगा। एंड मोर ओवर, जैसे मैंने बोला कि 10th का एग्जाम आपके जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होता है, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे एग्जाम भी आप यही दे रहे हो। इससे पहले आई डोंट थिंक किसी भी स्टूडेंट ने एक बड़े लेवल पे एग्जाम दिया हुआ है। तो घर पर अगर अभी आप जब फ्री बैठे हो यार, थोड़ा सोचो कि स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल जाकर कितना टाइम लगाते हो, स्कूल में 5-6 घंटे लगाते हो, उसके बाद 2-3 घंटे की कोचिंग करते हो, ट्रैवलिंग वगैरह मैं हटा रहा हूँ, तो 9 घंटे आप खाली स्कूल और कोचिंग को देते थे। अभी आपका पूरा का पूरा वो बच रहा है। अवंती की 2.5 घंटे की क्लासेस होती है, इनफैक्ट 4 से 6.5, 2.5 घंटे में आपको बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, 2.5 घंटे मान के चलो। 2.5 घंटे की क्लासेस का होमवर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। और इससे नुकसान मेरा होने वाला है क्या? नहीं। क्लास में अगर अभी 13 स्टूडेंट्स है, अगर एक ने भी होमवर्क किया है अच्छे से, उसका कोई डाउट होगा, मैं उसको बताऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। मुझे कोई नहीं बोलता कि आप बाकी 12 बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनके अकॉर्डिंग चलो। क्लास में के टीचर मैं हूं तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, और आपको अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूं। अगर आप उसको लाइटली ले रहे हो तो देन इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप रिजल्ट लेकर आओगे तो आप वो आपके लिए रहेगा। अगर आप फेल करोगे पास करोगे आपके लिए रहेगा, उसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को होमवर्क मिलते रहेगा। रीजन इज वेरी क्लियर, पहले आप 9 घंटे स्कूल और कोचिंग में टाइम देते थे, अभी 2.5 घंटे देने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद होमवर्क। आफ्टर छठ पूजा गेट रेडी टू कम टू ऑफलाइन सेंटर्स। सेंटर हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कल पूजा वूजा है। आप लोगों को 1-2 दिन में फिक्स करके हम इवन डेट बता देंगे। होपफुली इट्स 21st आई थिंक, जो मंडे है 21 तारीख या 22 तारीख, तो उस दिन से ऑफलाइन सेंटर्स में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, कंप्लीटली ऑफलाइन चलेगा। ओके किसी के कोई डाउट्स वगैरह है? सर मेरा बताइए। 8 नंबर का आंसर नहीं आ रहा। 8 का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। सर इसमें तो वही ना करना है, टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। आप एक काम करो, आप मेरे को एक बार अपना बस जो सॉल्यूशन सॉल्व किया उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेजो, मैं अभी देखता हूँ और बताता हूँ अपने कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती की है तो। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तब तक। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter 1.4, conical cavity of same height and diameter is hollowed out, find the total surface area। तो यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा that will be equal to CSA of cylinder plus CSA of cone और आपने ये ऐड किया है बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, इसको ऐड किया है क्या? यस सर। ये तीनों चीजें की है, मतलब सिलेंडर का भी CSA निकाला है, कोन का भी CSA निकाला है, और सर्कल सिलेंडर का सर्कल का भी एरिया निकाला है, तीनों चीजें की हो। यस सर।
यस सर। ठीक है, तो एक बार बस भेज दो, मैं देख लेता हूँ। भेज दिए सर। ठीक है, बाकी लोग अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो इस कैलकुलेशंस को जल्दी परफॉर्म करो। यहाँ पे आर और एच तीनों के लिए सेम है, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 2 पाई एच, यहाँ पे आएगा एल और यहाँ पे आएगा आर। एच की वैल्यू, अच्छा सर एल जो वहाँ है, पे पाई कैसे होगा? पाई तो कॉमन पाई ले नहीं लिया होगा, था। पाई कॉमन आ गया है। ठीक है, एल हमारा स्लैंट हाइट होगा, स्लैंट हाइट हम कैलकुलेट करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एच का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है, आर अपना 0.7 हो जाएगा, 576 प्लस 49 625, आपको मिलेगा वो 2.5। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू 2.5 आएगी। बाहर का कैलकुलेशन हो गया 22/7, आर हो गया आपका 0.7 और अंदर आएगा आपका 2 इंटू एच, तो वो आ गया 4.8, एल का वैल्यू हो गया 2.5 और ये हो गया आपका 0.7। ठीक है, ये इधर कैंसिल होकर 10 आएगा। 10 को हम और कुछ नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऐड करो तो 4.8 प्लस 2.5 7.3, 7.3 प्लस 0.6, तो ये आपका 8 हो गया। तो 22 20 160 176 17.6, क्या आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है? सर मेरा भी इतना ही आया, आंसर में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, तो इससे अप्रोक्सीमेटली लेना है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, वो अप्रोक्सीमेटली लेकर 18 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलो, और कोई दिक्कत है? नो सर। बाकी लोग? निखिल कोई डाउट है क्या? डायग्राम पूछ रहे हो विश्वास? 1 मिनट, अभी मैसेज दिखाओ। डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ये आपने सिलेंडर बनाया और फिर इसके अंदर से कोन काट के बाहर निकाल रहे हैं, तो कोन का जो वर्टेक्स होगा वो बेस के सर्कल के सेंटर पे जाएगा। ठीक है, तो इसको सेट कर देना। वैसे ये वाला एरिया जो है वो कट करके हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, बस एक्यूरेट एकदम आर्टिस्ट के तरह डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। चलो अंशु, ये 2.5 क्या है? सर उस टाइम एल का वैल्यू था सर। अच्छा अच्छा, प्रियंका 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो? ठीक है, तो 13.2 वॉल्यूम वाला कंपैरेटिवली बड़ा आसान है 13.1 के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 7, अंशु को भी क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। ठीक है, अंशु एंड प्रियंका, क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ राइट सर्कुलर solid consisting of right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere
अच्छा, 3 चीजें हैं यहाँ पे। सो अंशु एक बार अनम्यूट करके बस इतना बताओ कि आपने क्या समझा, फिगर कैसा है, जस्ट क्या समझा वो बताओ। फिगर का आइडिया हुआ है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 2-3 चीजें एक दूसरे के अंदर है, बट क्या कुछ आइडिया हुआ आपको फिगर को लेकर? सर एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, वो सर हेमिस्फीयर पे खड़ा है सर, स्टैंड है सर। और उसके आगे में सर सिलेंडर अपराइट नहीं समझ में आ रहा है इसके बाद का सर। ये इन्होंने क्या किया है एक्चुअली में कि जो सॉलिड था वो सॉलिड बनाया हुआ है एक हेमिस्फीयर, प्लस हेमिस्फीयर के ऊपर इन्होंने क्या रखा है, कोन रखा है। ठीक है, तो आप सोचो कि एक सॉलिड है जिसका हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कोन। ये सॉलिड को कहां रखा गया है? इट्स प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो दिस सॉलिड इज केप्ट इन अ सिलेंडर। बात समझ में आ रही है? मतलब इस सॉलिड को आपने उठा के एक सिलेंडर में पटक दिया, ऐसा है। ठीक है, अब जब आप इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर रखोगे, जब सिलेंडर पहले से पूरा पानी से भरा हुआ था और उस टाइम पे आप अगर ये सॉलिड को अंदर रखते हो तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, और कितना पानी बाहर निकलेगा ये बताओ? जितना हम तो सॉलिड जितना डाल रहे हैं, वॉल्यूम होगा, एग्जैक्टली जो हम सॉलिड डाल रहे हैं अंदर उसका वॉल्यूम के बराबर, राइट? सो प्रियंका, यहां पे अप्रोच क्या रहेगा आपका कि आप सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डाल रहे हो और सिलेंडर पहले से पानी से भरा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अगर हम छोटा सा अगर एक मार्बल भी रखेंगे तब पानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा, और यहां हम एक प्रॉपर सॉलिड डाल रहे हैं। तो इस केस में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये क्या होगा एक्चुअली में? आप थोड़ा सा सोचो। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहां पे सॉलिड जो बात कर रहा हूं मैं, वो सॉलिड में क्या क्या है? एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, राइट? तो यहां पे देखो आर की वैल्यू उन्होंने 30 दे रखी है, तो 2/3 पाई इंटू 60 क्यूब। ध्यान इतना ही रखिएगा, सारा कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, हेमिस्फीयर के ऊपर है कोन, तो अब अगला चीज हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। वो कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू देखो इसके लिए कितना है, इसके लिए भी 60 है। एच का वैल्यू है 120। ठीक है, एच का वैल्यू है 120। तो देयरफॉर आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? तब इसमें हम इन दोनों को ऐड करेंगे और देखो मैं अब कैसे कॉमन लेता हूं चीजों को। क्या क्या चीज कॉमन आ जाएगा? देखो पाई कॉमन आ जाएगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, राइट? 60 का ऊपर 60 का क्यूब है, नीचे 60 का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या बचा ऊपर हमारे पास? ऊपर बचा 2 इंटू 60 और नीचे वाले में बचा प्लस 120, राइट? अब ये भी 120, ये भी 120, कितना हो गया? 240 हो गया। तो ये हमारा रहा π/3 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 240। ठीक है, यहां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर में हमारा देखो सिलेंडर का डायमेंशन लास्ट लाइन में दिया हुआ है, रेडियस है 60 और हाइट है 180, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, एच हो गया मेरा 180, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, ये सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूं, हाँ यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या मैं उठा सकता हूं ऊपर से, पाई, देखो पाई कॉमन आ रहा है, 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं, दोनों जगह दिख रहा है वो आपको। अरे यार ये तो हाँ ठीक है, यहां पे क्या बचा, सिलेंडर से बचा 180 और सॉलिड वाले में बचा 240/3, ठीक है। 240/3 आपका 80 हो गया, तो अंदर कहने के लिए हमारे पास रहा पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। 180 और 240/3 आपका 80 हुआ, तो 100। अब यहाँ पे अगला चीज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पाई का वैल्यू क्या ले, 22/7 ले कि 3.14 ले, क्या लेना ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे बताओ। 3.14 राइट, बिकॉज हम 22/7 लेना कब प्रेफर करते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर में एक टर्म हो जो 7 का मल्टीपल हो, ताकि कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 7 से कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा, तो इसीलिए हम 3.14 लेंगे, ठीक है। तो 3.14 इंटू 100 वो कितना बन जाएगा, 314 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा वो 3600। तो अगला स्टेप में आपको बस 314 इंटू 36 करना है, ठीक है। जो भी होगा दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ। यहां पे जो मेन दिक्कत थी ना वो था ये वाला लाइन, जैसे वो अंशु को भी हुआ, इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो मतलब वो सॉलिड को हमने, अपराइट का मतलब क्या हुआ जानते हो, हेमिस्फीयर के ऊपर जैसे कोन था ना, तो वैसे ही आपने हेमिस्फीयर का ऊपर जो है टॉप को पकड़कर, सॉरी कोन का टॉप को पकड़ा, ठीक है, और उसको आप सिलेंडर के ऊपर छोड़ दिए। और ये आपको इधर से भी आइडिया हो जाना चाहिए था कि जब सिलेंडर में हमने सॉलिड को रखा था तो पानी निकला है, इसीलिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। सो श्रुति, अंशु, प्रियंका, दिस वाज योर डाउट, इज इट क्लियर नाउ। प्रियंका का क्लियर है, अंशु, श्रुति, व्हाट अबाउट यू। सर आंसर पॉइंट में आ रहा है सर, आंसर पॉइंट में आ रहा है। थ्री 314 इंटू 36 अगर करें तो कितना आएगा, सर 3.14 की जगह पे 22/7 टेक करके, नहीं आप इसको कैलकुलेट कर लो ना, ये अप्रोक्सीमेट पॉइंट में मान लो 22/7 लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट में रहेगा ही। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि सर इससे इंटू करने से, ऐसे इंटू करने से कितना आ रहा है, हेलो, पॉइंट में नहीं आ
हाँ ऐसे इंटू करोगे तो ऑब्वियसली पॉइंट में नहीं आएगा। So it is actually 1 2 11304। आंसर में कितना है सर 1.131 दे रहा है अप्रोक्सीमेट। हाँ वो मीटर क्यूब में दे रहा होगा फिर। यस सर। ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। यहाँ पे 2 जीरोस लास्ट में आएंगे। ठीक है देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में था ना, उन्होंने आंसर को मीटर क्यूब में दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसको भी अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में आना ही है। आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं? तो अगर हम 1 मीटर क्यूब निकालने जाएंगे तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10⁶ से डिवाइड करोगे तो फिर 1.13 हो जाएगा। ओके सारे स्टेप सही है ना, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। और रहा बात वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, तो जहां भी पाई रहेगा, अगर मान लो वो आर या न्यूमरेटर में एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तब तो सारे लोग 22/7 लेंगे और सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर ऐसा वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन ने बताया भी नहीं कि हमको पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो वहां पे कुछ लोगों का 22/7 आएगा, कुछ लोगों कोई 22/7 लेंगे कोई 3.14 लेगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन ने ये भी मेंशन नहीं किया है कि आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है अंशु, क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट और कोई डाउट है क्या इधर से? जल्दी बताओ, और कोई डाउट है? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। फाइव एक बार डिस्कस करना है, ठीक है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open. Okay. हाँ देखो, सबसे पहले तो आपने क्या रखा हुआ है, एक आपके पास कोन है, इन्वर्टेड कोन कैसे? आइसक्रीम टाइप, ठीक है, आइसक्रीम टाइप। अब आप सोचो कि वो आइसक्रीम का जो कोन है, उस आइसक्रीम के कोन में ना एक्चुअली में पानी भरा हुआ था, ठीक है, और पानी लीक नहीं कर रहा था। सॉलिड कोन है, मतलब मेटल से बना हुआ है, पानी बिल्कुल लीक नहीं कर रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आपको हाइट पता है, दिस हाइट इज 8 और रेडियस वगैरह सब पता है, एंड इसमें पानी आपने एकदम टॉप तक फिल किया हुआ है, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। और अब आप इसमें लीड शॉट्स डाल रहे हो, ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर। तो लीड शॉट्स मतलब कि छोटे छोटे लीड के लेड के बॉल्स डाल रहे हो, ठीक है, तो छोटे छोटे बॉल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल अगर आप डालते हो तो उससे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज। एक मिनट, when lead shots each of which is a sphere of radius this adopt 1/4 of the water flows out. What do we mean by 1/4 of the water? अच्छा ठीक है, नाउ लिसन। मान लो श्रुति की इस कोन में, मान लेते हैं इस कोन में 4 लीटर पानी भरा हुआ था, ठीक है, 4 लीटर पानी भरा हुआ था। अब आपने क्या किया, आपने इसमें n नंबर ऑफ लेड के शॉट्स डाले,
ठीक है, n नंबर ऑफ लेड के शॉट्स डाले, जिसके कारण इसमें जितना भी पानी था ना उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। जितना भी पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो कितना पानी बाहर निकला होगा? अगर पहले से 4 लीटर भरा हुआ है तो कितना बाहर निकला होगा? 4 × 1/4, 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी बाहर निकल गया। इस 1 लीटर पानी की जगह पे अब उस कोन के अंदर क्या आया? तो उस कोन के अंदर छोटे छोटे लेड के बॉल्स आए हुए हैं, राइट। हर बॉल किस शेप का है? तो स्फीयर के शेप का है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये एक बॉल का आपका वॉल्यूम हो गया। इस तरीके के आपने n नंबर ऑफ बॉल्स डाले और उन n नंबर ऑफ बॉल्स डालने के कारण क्या हुआ? पानी निकला, ठीक है। कितना पानी निकला? तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस इक्वेशन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। इज इट क्लियर? डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? श्रेय, समझ में आया कि रिपीट करना पड़ेगा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, ऊपर जो यहाँ पे बताया ना सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला, वो एक रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कोन था ये पूरा का पूरा फिल है, ठीक है। तो आप और इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो आप इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हो ना इजीली। 1/3 पाई, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में? 5 और h का वैल्यू है 8, ठीक है। तो ये मैंने अपना वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने इसके अंदर लेड के बॉल्स डाले। लेड के बॉल्स डालने के कारण क्या हुआ कि पानी बाहर निकला है। और कितना पानी बाहर निकला है? तो 1/4 पानी बाहर निकला। 1/4 किसका? ऑलरेडी भरा हुआ था, पूरा का पूरा कोन पानी से भरा हुआ था। तो जितना भी पानी था कोन के अंदर उसका 1/4 बाहर निकला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने n नंबर ऑफ लेड बॉल्स डाले थे। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक शॉट का अगर वॉल्यूम बात करें, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, ठीक है, ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब, ठीक है। अब इस तरीके के हम क्या कर रहे हैं? n नंबर ऑफ बॉल्स डाल रहे हैं। कहां पे? कोन के अंदर। तो n नंबर ऑफ बॉल्स जब हम कोन के अंदर डाल रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है? पानी बाहर निकल रहा है। कितना पानी बाहर निकल रहा है? तो जो भी कोन में भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर निकल रहा है। तो यहीं पे फिर मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट इज इक्वल टू 1/4। देखो, एक लीड शॉट का वॉल्यूम आपको पता है कि एक लीड शॉट डालेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम 4/3 पाई 0.5 क्यूब से। इतने ऐसे हमने n नंबर ऑफ बॉल्स डाले, जिसके कारण क्या हुआ? 1/4 पानी बाहर निकला। 1/4 पानी किसका? कोन का, ठीक है। तो उस केस में दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए ना। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप अपना परफॉर्म कर लोगे। देखो ध्यान रखना, कैलकुलेशन यहाँ पे भी आप अगर किसी ने अपना टाइम बर्बाद किया, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया मल्टीप्लाई वगैरह करके, किसी ने वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट पहले निकाल लिया, तो देखो बहुत टाइम बर्बाद करेगा। क्योंकि यहां अगर हम छोटी सी चीज देखें, वही जो मैंने वहां पे इक्वेशन लिखा है उसकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो देखो क्या होता है। एक बार 4/3 पाई 0.5 क्यूब, और इस साइड में आएगा आपका 1/4 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ की बात करें गाइस, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होते हुए दिखती हैं।
अब जैसे कि पाई पाई तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया, तो सोचो पाई का मल्टीप्लीकेशन से बच गए हम लोग। ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 बनाया, ये 2 इधर कैंसिल करेगा, इसको 2 बनाएगा, ठीक है। 0.5 और 5 ये भी अपने आप को कैंसिल करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। 2 पावर्स है तो आप इतना समझो कि 2 10 निकल कर आ जाएगा, तो कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। अब किसी ने अगर ये मल्टीप्लीकेशन पहले करके उसका पॉइंट 1 पे वैल्यू निकाल लिया, कौन का मल्टीप्लीकेशन करके पॉइंट 1 में वैल्यू पहले निकाला, फिर इक्वेट कर रहा है, तो वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, ठीक है। तो दिस प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारी कैलकुलेशंस ट्राई टू अवॉइड मल्टीप्लीकेशन, जितना हो सके हम मल्टीप्लीकेशन अवॉइड करेंगे, हम लास्ट स्टेप में करेंगे। अगर कैंसिलेशन हो रहा है ऊपर तो कैंसिलेशन कर लो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। स्पेशली मल्टीप्लीकेशन विद पाई और ऐसी वैल्यू जिसके कारण हमारा वैल्यू बड़ा हो रहा है। छोटा मोटा मान लो 2 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कर भी लेंगे, लेकिन बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम हमेशा लास्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है। So I hope exercise 13.2 is now clear, and we are left with last exercise of this chapter, which is exercise 13.3. Okay, and now this entire exercise is based on only one concept, that is conversion of solid from one shape to another. Conversion of solid from one shape to another, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे आपके बोर्ड्स में, जहां आप एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इकलौता फॉर्मूला जो आपको दिमाग में लेकर चलना है, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट। ये मान के चलो, कोई थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाओगे, ऑब्वियसली जब आप कन्वर्जन करोगे एक शेप से दूसरे में तो देयर विल बी सम लॉसेस, बट यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा और हमारा पूरा का पूरा मटेरियल को हम कहीं ना कहीं चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इकलौता चीज यही आपको फॉलो करना है। एक दो क्वेश्चन से इस चीज को और क्लियर हो जाओगे, बट इतना ही ध्यान रखो कि मान लो इनिशियली आपके पास स्पेयर था, स्पेयर को आपने कन्वर्ट किया सिलेंडर में, ठीक है, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लो इंस्टेंटली इनिशियली आपके पास क्यूबॉइड था, आपने उसको कन्वर्ट किया हेमिस्फीयर में, तो आपका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। बाकी सॉल्विंग वगैरह जैसे हमने इन दो एक्सरसाइजेस में किया वही चलेगा। एक दो एग्जांपल से इसका हेल्प लेके आपको समझा देता हूं। A cone of height 24 centimeter and base radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. Modeling clay क्या होता है? वो एक तरीके से मिट्टी होती है जो अलग अलग शेप्स बनाने के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। बच्चे वगैरह जो आपको टीवी वगैरह में दिखता होगा, वो सब रहते हैं, वो अपना शेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। According to the question, a child reshapes it in the form of a sphere. तो पहले आपके पास वो जो मॉडलिंग क्ले था वो एक कोन के शेप में था, कोन से फिर उसने किस में कन्वर्ट किया, स्फीयर में कन्वर्ट किया। तो आपका इकलौता कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए आर और एच, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1/3 पाई, आर का वैल्यू है 6 स्क्वायर इंटू एच, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 24। रहा बात रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, तो मान लेते हैं वो आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, विच इज आर, विच यू कैन वेरी क्विकली कैलकुलेट। पाई कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 इसको कैंसिल करेगा, 6 बनेगा। तो फाइनली आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 6 का स्क्वायर इंटू 6, तो वहां पे बचा 6 का क्यूब, और यहाँ पे देखोगे तो r का क्यूब। अब अगर 6 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब, तो r की वैल्यू वहां पे 6 होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली, ये आपका 13.1, जैसे 13.1 से आप 13.2 पे आए थे, लेवल डिक्रीज हुआ था। 13.2 से 13.3 पे आओगे और लेवल डिक्रीज हो जाएगा।
बस यही लगाना है हर जगह, ठीक है। इसका इकलौता क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मार्क कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अपने बुक में मार्क कर लो। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रस्टम ऑफ कोन, दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो अभी जो हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, इस आधे घंटे में इस टॉपिक को अच्छा खासा खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो मार्क क्वेश्चन नंबर 8 and 9, they are extremely important. You can also take the reference, ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, इसका हेल्प ले सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए टेक हेल्प फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 11। ये भी लिख लो, सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 11। अगली क्लास में मैं इन दो क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 11 पे अपना टाइम लगाओ, उसको समझने की कोशिश करो और फिर 8 और 9 को अटेम्प्ट लेना, ठीक है। Meanwhile, we will cover the remaining 7 questions now. We have 30 minutes left. We can very quickly cover the 7 questions. Sure, निखिल, आप मेरा टारगेट है कि एक बार मैं सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी खत्म करूं, उसके बाद we will practice past year questions of every chapter. We'll practice past year questions of every chapter. ठीक है। Meanwhile, everyone, एक चीज याद रखो, 70 to 80% in questions are from NCERT directly. 70 to 80% questions are from NCERT directly. ठीक है। तो अगर आप ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ऐसा समझो कि बोर्ड्स के आए हुए 70-80% क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसीलिए एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, एग्जाम्पल्स को भी आप मिस आउट नहीं करोगे, ठीक है। साथ ही साथ जो अगले साल का सिनेरियो है, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होगा, उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई जो टीचर होगा वो शायद 1-2 क्वेश्चन आपको बाहर का दे दे, ठीक है। दैट विल बी द लेवल ऑफ द पेपर। So now I would request everyone to try out a few questions. Try कीजिए question number 1, question number 2, थ्री और 4 सिमिलर है, ठीक है। 3 और 4 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। और 6, तो ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 and 6। अभी हमारे पास टाइम हो रहा है हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ओके, तो Yes, sir. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसे ट्राई कीजिए। आपको हो सकता है मान लो लास्ट स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप जो होते हैं ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप थोड़ा स्किप करो, लास्ट पार्ट में नहीं चाहता वो आप कर लोगे।
बट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कौन सा इक्वेशन और उस इक्वेशन में क्या क्या वैल्यूज जाएंगी वेरिएबल की, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो करो। जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक्स पेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया। तो सबके नोट में पहला लाइन होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगला जहाँ पे स्फीयर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप वैल्यू क्या रखेंगे वो आप क्वेश्चन से फिक्स करना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या उठाओगे, एच की वैल्यू क्या उठाओगे। ये स्टेप तक मेरे को चाहिए कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट ये 2 स्टेप करे अपने नोटबुक में, ठीक है। चलो शुरू करो। टाइम फॉर दिस। सर
हुआ किसी से अभी तक? सर सेकंड वाले में थोड़ा। ओके सिक्स नंबर अंशु कर रहे हैं अभी। श्रुति आई थिंक इतना चलेगा, ठीक है। 1 का आंसर अच्छा आपका 5.88 आ रहा है। आंसर तो गलत है ना। ओके मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करता हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको कट करके व्हाइट बोर्ड पे ले आता हूं। तीनों क्वेश्चन अभी करेंगे। वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आराम से तीनों क्वेश्चन को करना। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आई होप आप सबने इतना तो किया ही है। इसलिए आपका 274 सेंटीमीटर आ रहा है। इतना बड़ा सिलेंडर बनाओगे? चलिए तो आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, according to the question, sphere has been recasted into a cylinder. So then my equation would be volume of sphere would be equal to the volume of cylinder, right? Yes sir. I'll put the values. तो volume of sphere हो जाएगा 4/3 pi, r का वैल्यू है मेरा 4.2 pi r क्यूब, ठीक है। सिलेंडर के केस में मेरा r है 6 और हाइट मुझे निकालनी है, तो पाई r का वैल्यू है 6 और मुझे हाइट निकालनी है, राइट। कुछ कटते हुए दिख रहा है, पाई पाई कटा, इसके अलावा सबको नीचे ले आता, मतलब सबको एक साइड ले आता है। तो यहाँ 4/3 है, ऊपर 4.2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो उसको मैं 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 लिख ही सकता हूँ। नीचे मेरे पास है 6 का स्क्वायर, तो उसको भी मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ये मेरा रहा h, राइट। नाउ कैंसिलेशन टेक आउट करते हैं। तो ये 4 है, यहाँ पे 36 है, 9 4 36, तो यहाँ पे 9 आएगा। ये 3, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है, ये एक इसको कट करेगा, आपके पास आएगा 1.4, राइट। सिमिलरली यहाँ से एक 3, यहाँ के एक 3 को कट करके यहाँ पे 1.4 बनाएगा, राइट।
एंड लास्टली ये भी 3 कटा, यहाँ पे भी आपका 1.4 आया. So finally what are we left with? We are left with the value of h which is 1.4 का cube. Okay? ये कैलकुलेट करना है आपको. अच्छा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था. दिस इज इट गाइस. अब यहाँ पे चेक कर लो. 1.4 इंटू आपका 14 का स्क्वायर तो 196 होता ही है. 196 को 14 से मल्टीप्लाई करना है. 2.74 जो भी आ रहा होगा. 24 का 4 कैरी 2, 36 38, 38 plus 6 44 carry 4, 4 plus 4 8, 8 plus 9 17, 17 plus 7 carry 1, 1 plus 1 2, 2744. क्योंकि हम 1.4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 3 डेसिमल साथ. ठीक है, तो 2.744 ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो गया. ठीक है. Was it difficult? No sir. नो सर. ओके. नेक्स्ट आपको क्या दिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 2, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर, किसी ने हैंड रेज किया है. So a metallic sphere of radius 6, 8 and 10 are respectively melted to form a single solid sphere. तो यहाँ पे क्या है गाइस कि छोटा छोटा 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का छोटा छोटा स्फीयर जो है उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया. तो अल्टीमेटली क्या होगा? इक्वेशन क्या बनाऊंगा? किस चीज का इक्वेशन बनाऊंगा? बताओ कोई. सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सर तीनों का वॉल्यूम सर रिजल्टिंग स्फीयर के बराबर होगा. सर ये रिजल्टिंग स्फीयर क्या होगा? रिजल्टिंग स्फीयर भी तो वो सॉलिड ही है ना. रिजल्टिंग स्फीयर मतलब कि आप ऐसे सोचो कि आपके पास 3 ऑलरेडी स्फीयर्स थे. ठीक है, मेटल के स्फीयर्स थे, मेटल के प्रॉपर सॉलिड स्फीयर्स थे. आपने उन तीनों को गलाकर बड़ा सा स्फीयर बनाया. तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. तो उनको मेल्ट करके सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया. और क्वेश्चन पूछ रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. तो रिजल्टिंग स्फीयर यही है ना, सिंगल सॉलिड स्फीयर. ठीक है. तो आपका अंशु हेमिस्फीयर कहां से आया? सर तो ये, हाँ बोलो श्रुति. सॉरी सर, स्फीयर होगा सर. श्रुति बोलो. सर ये तीनों जो रेडियस दिया उसको अलग अलग ले लेंगे इसी में स्फीयर में ही ना, वॉल्यूम ऑफ हाँ, स्फीयर. मतलब आप ऐसे देखो. हाँ विश्वास. हाँ देखिए श्रुति, यही करना है. आपके पास एक 6 सेंटीमीटर का है स्पेयर, एक 8 सेंटीमीटर का स्पेयर है और एक 10 सेंटीमीटर का स्पेयर है. ठीक है, 6, 8, 10. और हम तीनों को मेल्ट कर रहे हैं. तीनों को मेल्ट करके हम नया वाला स्पेयर बना रहे हैं. तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर is equal to
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10। ठीक है, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम होगा इन तीनों का, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब तीनों ही जगह पे स्फीयर है। देखो ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मान लो कि जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस होगा r, तो 4/3 पाई r³ लिखोगे। उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब होगा। जो 8 सेंटीमीटर वाला है स्फीयर उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई 8³ और जो आपका 10 सेंटीमीटर वाला होगा तो 4/3 पाई इंटू 10³। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई इतना बार बोला हो तो इतना तो दिख रहा है कि वो कॉमन ले ही सकते हैं। तो एक साइड में हमारे पास 4/3 पाई r³ है और दूसरे साइड में अगर हम 4/3 पाई कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, जिसके कारण अब 4/3 पाई दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस साइड हमारे पास बचेगा r³ और यहाँ पे अब आपको ऐड करना है। 6³ का वैल्यू होता है 216, 8³ का वैल्यू होता है 512 और 10³ हो गया आपका 1000। ऐड करा 8271। ये किसका, 12 का क्यूब। दिस इज द क्यूब ऑफ 12। ठीक है, तो इफ r³ इज इक्वल टू 12³ आ रहा है, इंप्लाइज r का वैल्यू हो गया 12। तो जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर बनेगा वो 12 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा। इज दिस क्लियर? हैव अ लुक, बताओ कहीं पे दिक्कत है तो। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों से हुआ? सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स है वो तो स्फीयर के शेप में होगा ना? नहीं, कॉइन्स किस शेप में होता है? आपके पास 2 रुपए का कॉइन है, स्फीयर के शेप में है तो मेरे को दे देना। किस शेप में होता है कॉइन? सर्कल होता है। सर्कल है, सर्कल तो हम बोर्ड पे बना सकते हैं, कॉइन का एग्जैक्ट शेप बोर्ड पे बना सकते हो। नो सर। सिलेंडर सर क्यूबॉइड के शेप, सर सिलेंडर के शेप में रहता है सर। हाँ, जो कॉइन्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, सिलेंडर का मतलब आप अपने घर के सिलेंडर को ही क्यों सोचते? सिलेंडर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पता है कि नहीं? सिलेंडर का एक्चुअल डेफिनेशन है कि हमारे बेस में होता है सर्कल। सर अगर किसी भी सर्कल का अगर कुछ भी हाइट हो तो वो सिलेंडर होगा। हाँ, ऐसा मान लो कि आप आपने सर्कल 5 सेंटीमीटर की आपने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, एक के ऊपर एक सर्कल रखते जाओगे ना तो जो शेप बनेगा वो सिलेंडर का शेप बनेगा। ठीक है, अभी जो आपके हाथ में पेन है वो पेन किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में। ठीक है, और सर्कल और सिलेंडर में अंतर समझो। सर्कल जो होता है वो 2D शेप है। 2D शेप मतलब आप अपना पेपर पे बना सकते हो उसका एग्जैक्ट। मान लो कोई कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, आप बना दोगे। कोई आपको बोलेगा कि एक कॉइन का शेप बनाइए, 2 रुपए का कॉइन का, तो आप उसको भावना व्यक्त कर सकेंगे ना, थोड़ा सा अच्छा आर्ट वगैरह करके। लेकिन क्या एग्जैक्ट कॉइन का शेप बना दोगे? नहीं बना सकोगे ना पेपर पे, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है यार, तीनों चीज एक बार में दिखा नहीं पाओगे अच्छे से। एंड 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो स्पेस में जिसको हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ जो सिल्वर कॉइन है, सबसे पहले उसका शेप ना ही सर्कल होता है ना ही क्यूबॉइड होता है। ठीक है, इट्स द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर एक्चुअली में क्या होता है, तो आप सोचो एक ऐसा शेप जिसका टॉप और बेस दोनों ही सर्कल रहता है। ठीक है,
और सिलेंडर की जब बात होती है ना, तो घर का सिलेंडर याद नहीं करना है कि ऊपर हैंडल है, नीचे घुमाने के लिए कुछ चीजें हैं। ओके, सो नाउ हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स है n, तो एक्चुअली में आपको ये सोचना है ना कि n नंबर ऑफ अगर कॉइन्स है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये रहेगा, ठीक है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये रहेगा आपका आंसर, मतलब ये रहेगा आपका अप्रोच वहां पे। और अब सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, तो पाई आ गया, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.75/2 हो गया। एच कितना दिया हुआ है, थिकनेस जो है वो यहाँ पे हाइट की तरह काम करेगा। अब ध्यान दो अच्छे से, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या करना चाहिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2/10, राइट। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। दूसरी साइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है LBH, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। क्या क्या करते हुए दिख रहा है अभी आपको, तो ये 2 कटा इसके साथ, और तो कुछ नहीं कट रहा अभी, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 10 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई जो है ना, उस पाई को हम 22/7, अच्छा हाँ कैंसिल हो तो रहा है 5 से, तो इनसे पहले ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 इंटू 10 आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी 10 इंटू 3.5 आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा करते हैं कैंसिल। अगर किसको दिख गया है तो 35 इंटू 5 आपका 175 होता है, ठीक है। 35 इंटू 5 आपका 175 होता है, तो ये 0.05 हो जाएगा, क्लियर। क्या गलती किया मैं, ओके पता चल गया। पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना है ना, सारी गलती हो गई। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ये आपका हो जाएगा 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, अच्छा ये जो 10 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, और ये आपका 35 ऑलरेडी बनाएगा, ताकि थोड़ा सा लिखना कम पड़े। तो 55 इंटू 35। अब कैंसलेशन पे आते हैं, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 2 इसको कैंसिल करेगा, बनाएगा 11। फिर सर, हाँ बोलिए सर 5.5 ही ना होगा सर? कैसे? नीचे में सर। ये मैंने 10 जो दिख रहा है ना, ये जो 10 दिख रहा है, इस 10 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना दूसरे साइड में, तो सर 3.5 होना चाहिए। दिख रहा है आपको वो 3, देखो दो 10, एक 10 तो पहले से प्रेजेंट है बीच में, और एक 10 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो एक 10 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करके 35 बना देगा, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करके 55 बना देगा। ओके सर, ठीक है। अब कैंसलेशन है गाइस, आप, मैं भी कर रहा हूँ कैंसलेशन, आप भी करो। 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम बचा होगा। सर 11 से 55 कटेगा।
हाँ हाँ पूरा ये कटा ही रहा है सब कुछ, काहे दिया क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट करके। वाह, सब कट गए यार, कोई नहीं बचा। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, n into 0.5, 0.05 into 0.05 is equal to 1। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए क्या करूंगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे 5 बने ऊपर 100 बन जाए। यहाँ पे भी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते ताकि नीचे 5 और ऊपर 100 रहे। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो रहा है 20, ये कैंसिल हो रहा है 20। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर 400। क्या आंसर 400 है या कहीं पे गलती की है हम? है सर, 400 ही है। ओके ठीक है, तो अच्छा अगेन तीनों क्वेश्चन में नोटिस किया, जो भी 3 क्वेश्चन हमने किया सबसे पहला पार्ट ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने पहला क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सिलेंडर पढ़ लिया, काम खत्म है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको ये पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ स्फीयर्स ऑफ तीनों का, तो भी काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स, छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। अगर ये आपने फिक्स कर लिया तो उसके बाद कैलकुलेशन ही बच रहा है, राइट। तो जैसे कि मैंने टॉपिक ये टॉपिक शुरू करने से, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी बोला था कि सिर्फ इकलौता पहला स्टेप में ही आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, एंड दैट इज कि इक्वेशन क्या होगा, किसको किस में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन कैसा बनाएंगे, बस इतने पे ही पूरा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन ऑर्डर वाइज देखोगे 13.1 was difficult, 13.2 became easier, 13.3 is the easiest among first 3 and 13.4 has been removed from the syllabus। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस remaining questions will be your homework। ठीक है, साथ ही साथ डेट आपको 1-2 दिन में मैं बता दूंगा सौरभ सर के साथ बात करके, बट वन थिंग इज कंफर्म, जो मैंने और सौरभ ने डिसाइड की है कि आफ्टर छठ पूजा we are going to call you guys for offline classes। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है कि जो सिंसियर है वो तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो नॉन सिंसियर है, जो कि रहता है 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कुछ आइडिया नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये वाला एक्सरसाइज इजी है। और एक और चीज, हैप्पी दिवाली, एंजॉय द हॉलीडेज, बट अलोंग विद दैट हैप्पी दिवाली सर। मिस मत करना। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। छोटी मोटी चीजें हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज कर देते हैं।